दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज एक्यूमुलेशन एट द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट कंडक्टर्स। अब हमें जो चार्ज एक्यूमुलेशन देखना है, अलग अलग कंडक्टर को अगर हम इंड टू इंड ज्वाइन करते हैं उस केस में यहाँ पे हम पहले कंसेप्ट को आपको सामने रखते हैं, डील करते हैं और कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते समय हर एक एक पॉइंट का रीजन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने दो कंडक्टर ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला कंडक्टर अपना 1 है, ये कंडक्टर 1 है, फर्स्ट कंडक्टर है और मैं मान रहा हूं कि यह कंडक्टर कॉपर का बना हुआ है और दूसरा ये कंडक्टर है, मैं मान रहा हूं कि सेकंड कंडक्टर आयरन का बना हुआ है, Fe। ये कॉपर का बना हुआ है और ये आयरन का बना हुआ है। अब जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो जो ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, हम जिसे लिख रहे हैं QJ, चार्ज एक्यूमुलेटेड एट द जंक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सर चार्ज किस कंडीशन में एक्यूमुलेट होगा। इसको पता करने के लिए हम करते क्या है कि इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को या दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इस बैटरी का हम पोटेंशियल भी मान रहे हैं। जैसे ही आप कॉपर और Fe जिसे आप इंड टू इंड ज्वाइन किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग बैटरी अप्लाई करोगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा और मैं उस करंट के वैल्यू को I मान रहा हूं। और हमें पता है जब कंडक्टर को इंड टू इंड जोड़ा जाता है तो हम बोलते हैं कि यह कंडक्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का फ्लो दोनों कंडक्टर के थ्रू सेम रहता है। इसका मतलब इसमें भी करंट I जाएगा और इसमें भी करंट I फ्लो करेगा, पहली बात। तो जब तक इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तब तक इस जंक्शन पॉइंट पे चार्ज का एक्यूमुलेशन रहता है। पहला बात क्लियर है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में इस कंडक्टर से होते हुए, ज्वाइनिंग पॉइंट पे उतने टाइम तक चार्ज का एक्यूमुलेशन बना रहेगा। यहाँ पे अब हमें पता करना है कि इस चार्ज के एक्यूमुलेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा और कैरेक्टर कैसा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए और निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए। अब चलिए हम इन सारे कंसेप्ट को पता करने के लिए हम बेसिक कॉज पे जाते हैं। हमें यह पता है कि अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है दोनों कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग तो इनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया होगा। लेकिन आप सोचिए, क्या कॉपर और जो आयरन है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या डिफरेंट होगा। तो मैं बोलता हूं कि दोनों के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। अब आया बात क्यों, तो आप हमें बताइए जो कॉपर मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी आयरन मटेरियल से, ये तो हमें कंफर्म है। तो मैं इसका रेजिस्टिविटी मान लेता हूं कि जो कॉपर है इसका ρ1 है और दूसरा जो आयरन है इसका रेजिस्टिविटी मैं मान लेता हूं ρ2 है। अब एक और हम गेस कर सकते हैं इस मटेरियल को देख के
कि सर जो कॉपर है इसकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसमें इजिली करंट फ्लो कर जाता है और रेजिस्टिविटी एक्चुअली में जो करंट के फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर करता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी के थ्रू। और कॉपर में इजिली करंट का फ्लो होता है, तो कॉपर के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिविटी ρ1 है वो कम होगा इन कंपैरिजन विथ आयरन मटेरियल ρ2 के। अगर इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी अलग अलग है तो हम बोल सकते हैं बाय ओम्स लॉ क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसे हम लोग लिख सकते हैं ρ J। हम पढ़े हुए हैं जहां पे J क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है, करंट पर यूनिट एरिया। हमें पता है एंड टू एंड कनेक्शन में करंट दोनों कंडक्टर के थ्रू कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और हमने जो दोनों कंडक्टर यूज किया है, इन दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान रहे हैं सेम है, और कितना A। तो यह भी हमारा हो गया कांस्टेंट। तो करंट डेंसिटी क्या हो गया, ओवरऑल कांस्टेंट। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और दोनों मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग है, एक का ρ1 है और दूसरे का ρ2 है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा, इधर E1 और इधर E2। और कोई रिलेशन पूछेगा E1 और E2 में क्या होगा, मैं इसमें मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसमें मान लिया E2। अब कोई रिलेशन पूछेगा E1 और E2 में तो मैं बोलूंगा कि E1 क्या होगा, कम होगा, E2 क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। और रेजिस्टिविटी वाला रिलेशन हमें यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एनालिसिस कर रखा है, तो हम इसके हेल्प से यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर? अब अगला बात, अगर सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोनों डिफरेंट है, तो ऐसा क्यों, डिफर क्यों हुआ? इस बात को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं बोलता हूं कि ये तो मुझे पता है कि दोनों कंडक्टर चाहे अपना कॉपर हो या आयरन हो, दोनों के थ्रू सेम करंट आई जाएगा। और हमारा डिफाइन कैसे होता है करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। कैसे डिफाइन होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो कॉपर है उसके थ्रू 10 कूलम चार्ज पास कर रहा है 1 सेकेंड में, तो आप बताइए आयरन के थ्रू 1 सेकेंड में ही 10 कूलम चार्ज पास करेगा? जो कंडीशन है और जो अपना थ्योरेटिकल डाटा है उसके हिसाब से तो करेगा ही, और करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यह कंडीशन कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कैसे सेटिस्फाई करेगा। अब इसके लिए हम आते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। दूसरा जो आयरन है Fe, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, या अपोजिशन ज्यादा क्रिएट करेगा। जब ज्यादा क्रिएट करेगा इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं सर, और इस क्रॉस सेक्शन से अगले क्रॉस सेक्शन तक 1 सेकेंड में आप बोल रहे हैं सर 10 इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है। आप पोटेंशियल इधर हायर है इधर लोअर है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ फ्लो करता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर से हायर की तरफ दिखा रहा हूं। क्लियर? तो इसमें भी 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करना चाहिए। तो सर यहाँ रेजिस्टिविटी कम है, तो मैं मान रहा हूं कि जब कॉपर के थ्रू 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है,
तो आयरन के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के चलते सेम टाइम में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं क्योंकि रुकावट ज्यादा है। इस केस में गिवन टाइम में सेम चार्ज फ्लो करे, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा जो कि इस रेजिस्टिविटी को ओवरकम करे। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा पुश कैसे दिया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है बढ़ाने पे या बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाता है, F इक्वल टू Q इंटू ई से, Q इंटू ई से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहाँ चार्ज की जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुश बढ़ेगा। जब पुशिंग कैरेक्टर बढ़ेगी उस कंडीशन में जो 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा था अब फ्लो कर जाएगा, है कि नहीं? तो एक्चुअली में यहाँ पे E2 का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वैल्यू हाई हो जाता है। किस लिए? ताकि सेम टाइम में जितना कॉपर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था उतना ही इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में आयरन में भी फ्लो कर जाए। इसीलिए मैंने लिखा है कि चार्ज एक्यूमुलेशन जो होता है जंक्शन पॉइंट पे, उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रेजिस्टिविटी। आप देख रहे हैं रेजिस्टिविटी डिफरेंस होने के कारण ही ये टोटल रीजन आपके सामने आया। या आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी बोल सकते हैं टू एडजस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफर कर रहे हैं स्ट्रेंथ वाइज उसको एडजस्ट किया जा सके। क्लियर? अब अगला बात आया कि सर यह एडजस्टमेंट होता कैसे है? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए अगला पॉइंट। मैं बोल रहा हूं कि हमें यह पता है कि कोई हमारे पास कंडक्टर होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई बैटरी अप्लाई करते हैं, तो जो बैटरी के टर्मिनल से, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टर का इंड ऐड होता है, जुड़ा रहता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और जो यहाँ पे निगेटिव है वहां पे हम एज्यूम करते हैं कि निगेटिव चार्ज हो। सेम तरीके से ये निगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है बैटरी का, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा कॉपर सरफेस के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, यह चार्ज का एक्यूमुलेशन विद इन द मटेरियल नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम के अंदर नहीं होता है, ये उसके सरफेस के ऊपर होता है। इसलिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप नहीं बोलिएगा। तो हम यहाँ पे जो ये QJ है इससे क्या डिफाइन होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका स्ट्रेंथ लो है, इसका मतलब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उसका स्ट्रेंथ या उसका वैल्यू भी लो होगा। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी तो पॉजिटिव चार्ज से अवे द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू निगेटिव चार्ज की तुलना में ज्यादा होगा। रीजन? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा ना जब चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हमें पहले से ही पता है। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल हम बताएंगे कि इस जंक्शन पे कौन सा कैरेक्टर होगा? पॉजिटिव चार्ज का। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन कब? कंडीशन क्या होगा? कब? जब अपना ρ1 कम है और ρ2 ज्यादा है। मतलब हुआ कि जंक्शन जो पॉइंट है वहां पे जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है QJ,
ये पॉजिटिव होगा, मतलब चार्ज का एक्युमुलेशन पॉजिटिव होगा, ये तब होगा जब रेजिस्टिविटी जो है 1 का वो कम हो रेजिस्टिविटी 2 से। मतलब यहाँ कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होता है किससे? आयरन से। क्लियर? अगर हम कुछ ऐसा मटेरियल यूज कर देते जिसमें यहाँ पे ρ1 का वैल्यू ज्यादा हो जाता ρ2 के तुलना में, अगर ऐसा हो जाए सर ρ1 का वैल्यू ज्यादा हो जाए ρ2 के तुलना में, मतलब इधर हम जोड़ देते Fe और इधर जोड़ देते कॉपर, उस केस में जंक्शन पे चार्ज का जो एक्युमुलेशन होगा Qj वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। आप समझ पा रहे हैं कैसे? अगर ρ1 ज्यादा है तो ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज जो एक्युमुलेट हो रहा था इसका वैल्यू हाई होगा, और ये इसका E2 का वैल्यू जब लो हो गया तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जो है वो कम पड़ जाएगा, और नेट हमें क्या मिलेगा? निगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये जो कंडीशन है इसे आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में अपना पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टर डेवलप होंगे जंक्शन पॉइंट पे। क्लियर? ओके। अगली बात, सर कितना होगा? अब कितना होगा इसके लिए हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। हम क्या किए, हमारे पास जो ये कंडक्टर है इस कंडक्टर को हम ज्वाइन कर रहे हैं इंड टू इंड। ये अपना क्या था? कॉपर है, और ये अपना क्या है? आयरन है Fe। हमने इसे 1 माना था, इसे 2 माना था। इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया यहाँ पे E1, और इसमें डेवलप हो गया E2, है ना? और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है A। अब हम करते क्या है, इस जंक्शन को इंक्लूड करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, जंक्शन पे हमें चार्ज भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड रिलेशन की बात करें तो हमें गॉस लॉ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो हमने यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, और इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ तो क्या होगा इसके हिसाब से, जो फ्लक्स आउट करेगा इस सरफेस से, मैं ले लेता हूं φ2, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, जो फ्लक्स आउट करेगा कितना वैल्यू होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, माइनस जो फ्लक्स इन करेगा E1 इंटू सरफेस एरिया। यह किसके इक्वल होगा? चार्ज इनक्लोज। यहाँ पे हम कितना एज्यूम किए थे चार्ज इनक्लोज? मान रहे हैं Qj है, Qj अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है? और हम E2 को क्या लिख सकते हैं? ρ2 और J, यहां देखिए ओम्स लॉ से ρ2J इंटू A है, माइनस ये कितना हो जाएगा? ρ1J इंटू A है। करंट डेंसिटी का वैल्यू तो दोनों कंडक्टर के लिए सेम है, इक्वल टू Qj अपॉन एप्सिलॉन, है ना? Qj अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए हम ये ρ2 लिखे, करेंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? करेंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, माइनस ρ1 यहाँ पे करेंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज इक्वल टू Qj अपॉन एप्सिलॉन। यह एरिया इस एरिया से कैंसिल, यह एरिया इस एरिया से कैंसिल। अब इसे सजा के लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? ρ2 माइनस ρ1
इनटू आई, और इसको इधर ला देते हैं, इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू जे। अब यहां भी देख लीजिए, अगर रो 2 ज्यादा है रो 1 कम है तो वैल्यू आएगा पॉजिटिव, मतलब चार्ज का एक्यूमुलेशन पॉजिटिव होगा। अगर रो 2 कम है रो 1 ज्यादा है तो यह वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। इप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है, करंट है, और हमने बोला है कि जब हम जैसे बैटरी अप्लाई करेंगे तो इसमें एसटीडी करंट फ्लो करेगी, जब तक एसटीडी करंट फ्लो करेगा तभी तक चार्ज का एक्यूमुलेशन रहेगा भी, है ना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख भी रहा है। अगली बात, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिजल्ट को आपको मेमोराइज रखना है, और जो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, आपको मन करे तो नोट कर लीजिएगा और नहीं तो आप सुन लीजिए। देखिए, जो जंक्शन पॉइंट होता है यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन जो कॉपर है और जो आयरन है इसमें करंट का वैल्यू कांस्टेंट है। इस कारण जो पर सेकेंड चार्ज यहां से इन करेगा, अगर इसको जंक्शन पकड़े तो जितना इन कर रहा है उतना ही आउट करेगा, तभी करंट का वैल्यू सेम रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि केसीएल यहाँ पे वैलिड होता है। जंक्शन पॉइंट पे आप आराम से केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है क्यूजे, इसका वैल्यू बहुत कम होता है। अब आप बोलोगे क्यों, तो क्योंकि इसमें मल्टीपल है इप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। -12 समझ रहे हैं ना, बहुत छोटा वैल्यू है। इसके कारण जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है जंक्शन पॉइंट पे, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एक ही कंडक्टर हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉपर है और मैंने इस कॉपर को लेके रखा और इसके साथ सेम मटेरियल कॉपर को ही ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अप्लाई करेंगे बैटरी, और इस सर्किट में कांस्टेंट करंट आई फ्लो करे, तो क्या इस केस में इस जंक्शन पॉइंट पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, क्यूजे का वैल्यू 0 होगा। कोई पूछेगा कारण, तो आप बताना कि अगर इसका रेजिस्टिविटी रो है तो इसका भी रो है। जब रेजिस्टिविटी सेम हो गया तो हम लोगों ने देखा है कि ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर यहाँ ई होगा तो इसमें भी ई होगा, है ना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा था। अब दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है तो चार्ज एक्यूमुलेट क्यों करें, इसी कारण यहाँ पे किसी भी टाइप का चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज एक्यूमुलेशन क्या होगा 0, अगर सेम टाइप का मटेरियल है तब। ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। क्लियर हुआ। अगला जो पॉइंट है जिससे आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक ही टाइप का कंडक्टर हो, मान लीजिए कॉपर ही है या आयरन ही है, और हम उसे लेकर बेंड कर देते हैं, तो क्या सर इस कंडक्टर के बेंडिंग के बाद चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, तो आप बोलोगे होगा। क्यों होगा, कि जैसे ही आप बेंड करोगे और इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगा, तो करंट जैसे जैसे बेंडिंग होगी उसके हिसाब से करंट को भी एडजस्ट करके बेंड होना पड़ेगा। और यह बेंडिंग कौन कराएगा, तो यह बेंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कराता है चार्ज के ऊपर पुश करके। उस कारण से इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज
एकुमुलेट हो जाता है और यह एकुमुलेशन इस तरीके से होता है कि जैसे इसके अंदर करंट का फ्लो हो वह इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आकर अपने डायरेक्शन को भी इस बेंडिंग के हिसाब से बेंड कर ले। है ना क्लियर कट बात? इतना आपको बात समझ में आ गई? टोटल अपना कंसेप्ट यही था। इन सारे कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, आप इसे नोट करिए।